हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर एथिक्स क्लासेस जो आपके यूपीएससी 2022 का जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। इन क्लासेस में जैसे अपन टारगेट कर रहे हैं जीएस पेपर 4 को, एथिक्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो वेरिएशन है मार्क्स का वो बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ पे प्रिसाइजली आपको पढ़ना है। तो हमारी क्लासेस का जो टारगेट है वो भी इसी तरीके से रहेगा कि कैसे मिनिमम और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को अपन फोकस करके प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स करके हम कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी उसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए कैसे टारगेट किया जा सकता है 130 प्लस मार्क्स को, यही हमारा टारगेट रहेगा। सोर्सेज जो मैंने फॉलो करे थे प्लस आप भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैं सजेस्ट करूंगा, पहला तो जो मेन बुक है हमारी जी सुब्बाराव की बुक प्लस या फिर लेक्सिकॉन की जो बुक है, इन दोनों में से कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं। मैंने जी सुब्बाराव की बुक जो है वो फॉलो करी थी और इसके अलावा जैसे एक कल मैंने स्ट्रेटेजी फॉर एथिक्स के लिए एक वीडियो लिया था, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सप्लीमेंट करेंगे इनको दो बुक से, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय यूएनडीपी एंड डीओपीटी। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं इन दोनों बुक्स को, एथिक्स मूवमेंट इन गवर्नेंस। ये सारा का सारा केसेस एंड कंट्रोवर्सी केस स्टडीज की बहुत अच्छी बुक है, यूएसए की एक बुक है ये। तो इन दोनों को अपन डिस्कस करेंगे और ये तीन बुक आपका मेजरली रहेंगी। बाकी आपने अगर कहीं से क्लासेस कर रखे हैं या कुछ भी कर रखा है तो आप अपने साइड में नोट्स लेके बैठ सकते हैं, उनको इससे सप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर 2023 से लेके 19 तक अपन डिस्कस करेंगे। किस तरीके से अपन प्रोसीड करेंगे, एवरी डे एट 6 PM यू विल बी गेटिंग ए वीडियो जिसमें 3 से 4 टॉपिक हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हैं उनकी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी थी, प्लस आपको वो लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और उसके अलावा जो भी नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और पीडीएफ पे मिलेगी, ठीक है। और जो पीडीएफ शेयर कर दी गई है आप इसी में से खुद के नोट्स बनाएं, इस पीडीएफ पे डिपेंड नहीं रहना है। शॉर्ट नोट्स हैं, आप खुद के भी बना सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, उस डाउट को कमेंट सेक्शन से ही एड्रेस किया जाएगा अगले दिन वाली क्लास में। लेटर ऑन जब ये हमारी अप्रोक्सीमेटली 40 टॉपिक्स का मैंने इसमें डिसाइड किया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लेके चलेंगे केस स्टडीज को और आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को। तो ये आपका एक होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा लगभग सारी चीजों का। तो हम एथिक्स के टॉपिक कवर करेंगे, 6 PM आपकी क्लास रहेगी, 2 वीक तक का अभी टारगेट रखा गया है। उसके बाद एचसीएस प्री के लिए ब्रेक रहेगा 2 वीक्स का और फिर से हम क्लासेस को रिज्यूम करेंगे। आज की क्लास में जो टॉपिक्स हैं ये लिस्ट है सारी की सारी जो पीडीएफ शेयर्ड है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ओवरव्यू एथिक्स का, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट इज एथिक्स, क्या होता है। थर्ड, एथिक्स आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंपॉर्टेंस रहती है, किस तरीके से अपने को देखना है। फोर्थ, एटीट्यूड ऑफ ए सिविल सर्वेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमें एक तो सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम चीजों को सोचते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और एक एज ए पब्लिक सर्वेंट तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे रहता है। वो सारी की सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। देखिए जीएस पेपर 4 का जो मेन पर्पस है वो ये नहीं है कि आपको एज एन इंडिविजुअल क्या पता है, बट वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि इफ यू आर गेटिंग इनटू द सर्विसेज तो आप कितने एथिकली और मॉरली बेस्ड डिसीजन ले सकते हैं जो पब्लिक को एट लार्ज ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। तो उन्हीं पे अपना फोकस रहेगा। मैंने जो क्लासेस हैं वो अटेंड करी थी, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जो मैंने कवर करे थे उनको कंपाइल भी किया गया है। प्लस डॉक्टर अवधेश सिंह की जो क्लासेस है मैंने ली थी, दे वर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड दे हेल्प मी अ लॉट। उन्हीं को मैंने अपना मेजर सोर्स इन क्लासेस में रखा है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। जो ये पीडीएफ है नोट्स की, नोट्स से ही अपन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। 42 आपके चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग द केस स्टडीज। नंबर 1 के हिसाब से अपन चलेंगे 1 से लेके 40-42 जो भी अपने चैप्टर है हम इनको रेगुलरली कवर अप करेंगे 2 वीक के अंदर अंदर। देखिए अब पहला जो हमारा चैप्टर है ओवरव्यू। सबसे पहले तो टेस्ट क्या किया जाता है आपके एथिक्स में। सबसे नंबर 1 चीज है कि एटीट्यूड एज ए सिविल सर्वेंट। तो आपको आप ऐसा एक कॉमन सेंसिकल एटीट्यूड लेके अपने आंसर्स नहीं कर सकते। कोई भी प्रेजुडिस बायसनेस जो भी हमारे फॉर एग्जांपल कि भाई जहां पे भी आपका बर्थ हुआ है, जेंडर है, रिलीजन है, ये जो भी बायसनेस है इनको आपको हटाना पड़ेगा और एज ए सिविल सर्वेंट सोचना पड़ेगा। अब अगर अपन एज ए सिविल सर्वेंट सोचें तो सबसे इंपॉर्टेंटली एक सिविल सर्वेंट के लिए क्या होता है कि उसको वो जो बेस मानते हैं तो वो हमारा रहता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम एज ए सिविल सर्वेंट भी, क्योंकि हमारा जैसे पॉलिटिकल आप देख लीजिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, मोरालिटीज हैं, एथिक्स हैं, उनको हमें अपना प्राइमरी बेस मानना है कि अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं
तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। सेकंड चीज आप जाएंगे लीगैलिटीज पे, जो भी हमारे कंट्री में आपने लेजिस्लेशंस हैं तो आप उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, उनको ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने ओपिनियंस और डिसीजंस इन सारे के सारे आंसर्स में रखने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंसर लिख दिया। थर्ड, जैसे आइडियलिज्म एक रहता है कि हम एक बहुत अच्छा आंसर लिखने के चक्कर में एक आइडियलिस्टिक आंसर लिख देते हैं कि हाँ आई विल बी टेकिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजन। जैसे आपको सिचुएशन बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन मिलता है या फिर एज ए सिविल सर्वेंट आपको बता के रोल प्ले में एक कोई केस स्टडी दी जाती है, तो उसमें आप एक कोई भी आइडियल आंसर नहीं ले सकते, आपको सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वेरियस स्टेक होल्डर्स जो हमारे इन्वॉल्व हैं वो आपके सोशल स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ के स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए जो चीज हो सकती है एज ए सिविल सर्वेंट वही हमें एड्रेस करनी है। अप्रोच, अगेन अप्रोच में भी हमारा सेम इन्हीं चीजों को बेस में रखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल थिंग्स और इन जनरल जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीजें हेल्प करती हैं एज अ सिविल सर्वेंट, वही अप्रोच अपने को डेवलप करनी है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, देखिए प्रॉब्लम्स आती ही हैं और प्रॉब्लम्स को सोल्व करना ही एक सिविल सर्वेंट का काम होता है, आप उसको गिव अप भी नहीं कर सकते, तो वही सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और उस प्रॉब्लम को सोल्व भी कैसे करना है, बेसिस जो मैंने आपको बताया वही। अब यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है कि एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट, जहां पे भी आपको नोट्स में सीएस मिलेगा उसका मतलब है सिविल सर्वेंट। तो एटीट्यूड जो है मेजरली, अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये जो एटीट्यूड है या अप्रोच है या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है, ये बेसिकली हमारे दो तरीके की हो सकती है मेजरली हमारे एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें दो हमारे कौन कौन से रहेंगे, एक तो होता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, एक होता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। डेमोक्रेटिक, जैसा हमें पता है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो एक जो मेजोरिटी है आपका, वो जिस चीज को पॉपुलराइज करता है, वो जो हमारा एटीट्यूड है दैट इज डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। मोस्टली ये देखने को मिलता है जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि वो जनता ने ही इलेक्ट किए हैं, तो वो उसी एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके लिए इजी होता है इस टाइप के डिसीजन लेना जो काफी पॉपुलिस्ट डिसीजन होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की, देखो वैसे तो ब्यूरोक्रेट्स भी आपके डेमोक्रेसी में ही परफॉर्म कर रहे हैं, बट ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रूल को फॉलो करना। ब्यूरोक्रेसी को ऐसा बोला जाता है ओलिगार्की, मतलब एक तो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर है ही, प्लस आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। अगर हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो रैशनैलिटी हमारी कहां से आई है, जो हमारे रूल्स हैं। इसीलिए कई बार जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं रेड टेपिज्म, कि आप ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं तो बहुत सारे आपके काम जो हैं वो उतने फास्ट स्पीड से नहीं हो पाते, तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है कि आपको रूल बुक से ही चलना पड़ता है। आप कितने ही एफिशिएंट हो, कितना ही अच्छा इनोवेटिव आपके पास आइडिया हो एज अ सिविल सर्वेंट, बट उसको आप एज सच डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि हम लीगल तरीके से कैसे चल सकते हैं, क्या हमने सारे रूल्स को फॉलो किया। अगर आपने रूल्स को फॉलो किया, अगर कोई आप इनोवेशन विद इन द रूल्स लेके आते हैं और वो सोसाइटी को एट लार्ज बेनिफिट कर रहा है, तो वो तो है ठीक चीज। बट अगर कोई चीज बहुत अच्छी भी है, सोसाइटी को भी बेनिफिट कर रही है, बट वो हमारे रूल्स में नहीं है, तो हो सकता है कि आपको फिर जो हम बोलते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ या फिर इन्वेस्टिगेशन का भी सामना करना पड़ जाए। तो ये सारी की सारी चीजें एक ब्यूरोक्रेट को बैलेंस करनी पड़ती हैं। इसी वजह से जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनका एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कैलस भी हम बोल सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि इस एटीट्यूड को बनाने के पीछे एक जो मेजर रीजन है वो ये है कि सारी की सारी सोसाइटी जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें और सोसाइटी में कोई भी एनार्की जैसी सिचुएशन एस्टेब्लिश ना हो। तो हम इनमें अभी डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी हम देखते हुए चलेंगे। एक ये हमारा लिखा हुआ है 69, देखिए 69, जैसे मान लो 6 लिखा हुआ है, अगर आप 6 के इस साइड खड़े हुए हैं तो आपको ये 6 दिखेगा, बट अगर आप इधर खड़े हो तो ये आपको 9 दिखेगा। तो इट इज व्हाट परसेप्शन एंड द पर्सपेक्टिव मैटर्स। मान लो मेरा देखने का जो नजरिया है वो एक डिफरेंट हो सकता है, बट एक ब्यूरोक्रेट है, या फिर फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में ही हम समझे, तो अगर आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी चीज को एज अ 6 देख रहा है, मतलब कि चीजें फास्ट होनी चाहिए, और कई बार बाईपास भी कर देते हैं जो रूल्स ऑफ लॉ है उनको भी। बट ऑन द अदर हैंड ब्यूरोक्रेसी उसी चीज को देखेगी तो उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो यही जो डिफरेंस इन द पर्सपेक्टिव है यही हमको अंडरस्टैंड करना है। और आपकी जो आंसर्स रहेंगे, चाहे वो थ्योरी वाले आंसर्स हो या फिर आपके केस स्टडी वाले आंसर्स हो, तो आपको यही एटीट्यूड आपका हेल्प करेगा और सारे के सारे स्टैंडर्डाइज आपकी चीजें रहेंगी। अब देखो ये जो एटीट्यूड बनता है, पहला तो आपके जो खुद के पर्सपेक्टिव्स हैं, जिन भी चीजों का आप सही और गलत समझते हैं उसके हिसाब से बनेगा।
सेकंड जो इसमें फैक्टर रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी मतलब क्या क्या चीजें एज अ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे मूवीज, मूवीज में हमें दिखाया जाता है जैसे कि भाई साउथ इंडिया की फेमसली मूवीज हैं, तो उसमें आईपीएस ऑफिसर है, वो कुछ भी कर रहा है, बट वैसा इन रियल लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। एक्सेप्ट दो चार एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो वो जो मूवीज है हमारा बायसनेस बना है कि भाई सिविल सर्वेंट्स तो ऐसे काम करते हैं, इस तरीके से कर देंगे, इतनी ज्यादा पावर है, वो इन रियलिटी उतना नहीं होता है। सेकंड, अगर अपन बात करें मीडिया में जिस तरीके से चीजों को दिखाया जाता है, तो वो भी हमारा बायसनेस डेवलप करता है, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टीज को लेके कर लें या फिर सिविल सर्वेंट्स को लेके कर लें, पब्लिक इन लार्ज को लेके कर लें, तो इनसे अपना बायसनेस आएगा। फिक्शन, कई बार आप बुक्स पढ़ते हैं, फिक्शन बुक्स भी आपका वो एटीट्यूड और जो इंफॉर्मेशन आती है उसको डेवलप करने में मतलब कई बार हिंड्रेंस हो जाता है। हेल्प भी करते हैं बट हिंडर भी करते हैं कि भाई जो रियल अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी नहीं हो पाती। गॉसिप्स, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो फैमिली में बैठे हुए, दोस्तों के साथ बैठे हुए, तो वहां पे गॉसिपिंग चलती है, हम बातें करते हैं कि भाई इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इस तरीके से काम कर रही है, हम क्रिटिसाइज तो करते रहते हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप उसको रियल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि जैसे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए और आपने बहुत ही ज्यादा हर्डल्स फेस करे, तो आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि गवर्नमेंट फंक्शनरी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल और इसको बहुत दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पर जैसे आप एक पब्लिक हॉस्पिटल में गए, उनका आपने काम करने का तरीका देखा, बट ऑन द अदर हैंड आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहां पे काम करने का तरीका देखा, दे आर क्वाइट फास्ट, बहुत जल्दी हो जाता है, बट ऑन द अदर हैंड कॉस्ट भी रहती है, बट यहाँ पे आपको कॉस्ट कम रहती है पर उसका जो मूवमेंट है, ठीक है, काम का, वो बहुत स्लो रहता है। पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमारे बायसनेस में मतलब हिंडर करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपने आंसर्स में और एथिकल अंडरस्टैंडिंग में एक साइडलाइन करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस डेफिसिट, फॉर अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं या आप एज ए स्टूडेंट हैं, तो आपको वो सारे के सारे एक्सपीरियंस नहीं है जो एक सिविल सर्वेंट फेस करता है, बट आपको वो केस स्टडीज दी जाती हैं, सिनेरियोज दिए जाते हैं, तो उनको किस तरीके से किया जा सकता है। इसीलिए हमारा जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है या बुक्स हैं जो मैंने आपको बताई, ये हमें हेल्प करेंगी उस चीज को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। हमें बैलेंस करना है, जैसे देखो दो चीजें हमारे पास, पॉलिटिकल प्रेशर एंड पब्लिक सर्विस। एक सिविल सर्वेंट को पब्लिक सर्विस तो डिलीवर करनी ही है, ऑन द अदर हैंड उस पर जो पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, यानी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग या फिर पॉपुलिस्ट जो मेजर लेने के लिए आपको उकसाएगा, तो वो भी आपको बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स को बाईपास करने का भी जरूरत पड़ सकती है, बट यहाँ पे पब्लिक सर्विस के कंटेक्स्ट में एज ए ब्यूरोक्रेट आपको रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लीगल लॉज हैं, ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। और अगर अपन देखें तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म, यानी कुछ भी सिचुएशन आपके पास आई और आपने एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन दे दिया, बट दैट इज वेरी आइडियलिस्टिक सॉल्यूशन, पर वो रूल्स में नहीं है, तो आपको ऐसे सॉल्यूशन अवॉइड करने हैं। आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा आंसर लिख दिया, बट उसमें मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट अगर आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है और गवर्नमेंट के अंदर भी आपको फंक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Then you have to suggest very practical solution. Practical solutions कहां से आते हैं? Again, understanding of the system and second, आपको सारे जैसे स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको लेके चलेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, किसको प्रायोरिटी बेसिस पे देना है, कहां पे हमें किस तरीके से फंक्शन करना है, कहां पे सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, कहां पे एक्सेप्शनली रूल्स में ही रहते हुए आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो बाहर के भी हो सकते हैं, ठीक है। देन इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड नोवेलिटी, यानी देखो हर आदमी की अपनी एक इमेजिनेशन होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं। एक ही सिनेरियो हम चार लोगों के पास अगर रखेंगे तो हो सकता है चार लोग अलग अलग बातें करें, या हो सकता है चार लोग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सोल्व करने का एक सजेशन दें जिसमें कॉमनैलिटीज भी हो सकती हैं, बट वही अगर आप केस स्टडीज को अपने हिसाब से सोचेंगे तो वो नोवेलिटी आपके आंसर्स में आएगी। यही नोवेलिटी आपको 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा फैच करने में हेल्प करेगी। इस चीज पे आपको हर जगह पे फोकस करना है, चाहे आप कोई भी थ्योरी वाला आंसर लिख रहे हैं या केस स्टडी वाला आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक नहीं रहना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने हैं। इमेजिनेशन हमेशा अपने दिमाग से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोचते हुए करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखो जब तक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो हमारा चैप्टर है व्हाट इज एथिक्स।
तो सबसे पहले देखिए इसकी सिंपल सिंपल डेफिनेशन अपन देखेंगे। एथिक्स एक सिंपल टर्म्स में हो सकता है कि गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब कोई चीज आपको अच्छी लगती है, खराब लगती है, कोई चीज सही है, गलत है, इन्हीं का जो डिफरेंस है वही हमें एथिक्स की स्टडी बताएगी। इसलिए एथिक्स को पढ़ना जरूरी है ताकि हम हमारी लाइफ में भी कोई गलत डिसीजन ना लें और आपके पब्लिक सर्विस में भी कोई गलत डिसीजन ना लें। अब यहाँ पे दो टर्म हमारे पास आती हैं, एक तो आती है मोरालिटी, एक आता है एथिक्स। तो अगर बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग अपन देखें, मोरल थिंग्स आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, यानी मेरे लिए कोई चीज अगर मोरल है या फिर राइट है, वो हो सकता है कि आपके लिए ना हो, बट एथिक्स एक जनरल सोसाइटल आपके सिस्टम को दिखाते हैं। ये आपके इंडिविजुअल से रिलेटेड है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। हर एक आदमी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या फिर एनीथिंग, तो वो पर्सनैलिटी आपके मोरालिटी को डिफाइन करती है, ये आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से रिलेटेड। बट एथिक्स जो है वो बनते तो मोरालिटी से ही है। देखो अगर मैनी पीपल, उनके जो मोरल स्टैंडर्ड्स है अगर वो ठीक हो जाएंगे, मैच करेंगे, तो वो साथ में बैठेंगे, बात करेंगे कि भाई इसको सोशल जो हमारे नॉर्म्स है उसमें डाला जाए। तो एथिक्स आपका सोसाइटी को देंगे, सोशल सिस्टम को दिखाएंगे। और यहाँ पे इफ हार्मोनी वी आर पीसफुल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं जिस चीज को सही समझता हूं, अगर सोसाइटी भी उस चीज को सही समझती है तो आपकी लाइफ जो है वो बड़ी पीसफुल रहेगी। बट अगर आप किसी चीज को सही समझते हैं, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थोड़ी सी डिफरेंट मानी जाती है, एक कॉमन, जैसे हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं और इन सब के अगेंस्ट भी मानी जाती है। तो अगर आप मान लो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंतर्गत एक कैपिटलिज्म सोसाइटी को गलत मानते हैं, तो एज ए इंडिविजुअल, एज ए मॉरल, इंडिविजुअल मोरालिटी में आप हो सकता है कि सही हो, बट अगर आपकी सोसाइटी में कैपिटलिज्म एक्सेप्टेड है तो आप सोशल नॉर्म्स के हिसाब से हो सकता है गलत भी हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल यूएसए में भी देखे गए जब कम्युनिस्ट को गलत माना जाता था, या फिर हम रशिया या चाइना के कंटेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं जहां पे कम्युनिज्म वेल एक्सेप्टेड है सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट जो इंडिविजुअल कैपिटलिज्म की बात करते थे उनको गलत माना जाता था। बट अगेन एज ए इंडिविजुअल और एज ए पर्सन, जब ये दोनों चीजें आपकी हार्मोनी में रहेंगी तो सारी चीजें ठीक है, पीसफुल है। बट अगर नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें उतनी सिंपल नहीं होती है, लाइफ की बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जो इन सब चीजों को डिफाइन करेंगी। जैसे आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपकी एजुकेशन कहाँ पे हुई, आपका पीयर ग्रुप जो है वो कैसा है, फैमिली कैसी है, उन्होंने आपको क्या सिखाया, तो ये सारी की सारी चीजें, आपने कहाँ से एजुकेशन ली है, ठीक है। तो आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो उन्हीं से हमारे ये सारी चीजें बनेंगी। अब अगर आप इसमें अपन देखें, देखिए ह्यूमन नेचर के, अब क्योंकि हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं वो हमारे नेचर से ही डिफाइंड है, तो ह्यूमन नेचर में आपकी चीजें हैं, हम इसको दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा हायर सेल्फ, एक होता है हमारा लोअर सेल्फ। दो एस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन नेचर के, ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना क्योंकि इसी से आपके एथिक्स आएंगे। हायर सेल्फ जो होता है वो हम जैसे लोअर सेल्फ होता है, पहले इसको समझते हैं, ये एनिमलिस्टिक बोला जाएगा कि इसमें जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, उनके बारे में बात करी जाएगी। बट हायर सेल्फ हम बोल सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल नीड्स है, पीस की जो हम सीख करते रहते हैं, या फिर जो आंसर्स हैं लाइफ के उनको आप सीख करते हैं, या फिर ह्यूमिलिटी और जो अच्छे प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं, वो हमारे आते हैं सारे के सारे हायर सेल्फ में। तो इसका जो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा लोअर सेल्फ में, जैसे आपको खाना चाहिए, सेक्स, हैप्पीनेस, जनरली, तो इसमें आप सेल्फ सेंटर्ड थोड़े से ज्यादा रहते हैं। तो जिन आदमियों का लोअर सेल्फ थोड़ा सा डोमिनेंट रहता है वो लिटिल बिट सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा रहेंगे। बट ऑन द अदर हैंड हायर सेल्फ, ये देखो हायर सेल्फ के सोर्सेज बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारा रिलीजन भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम हिंदू रिलीजन की ही बात करें तो उसमें गीता में भी बताया जाता है कि भाई निष्काम कर्म करना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये सारा आपका यहीं से आएगा। अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हमारे सोसाइटी वाले रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारे संविधान से भी आ सकते हैं और हमारे लीगल लेजिस्लेशन से भी आ सकते हैं। तो उससे आपका ये डेवलप होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो हमारा होता है, यानी जो चीजें आपको सिखाई जाती है प्राइमरी जो आपकी फैमिली से रिलेटेड, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी होता है हमारा एजुकेशन से रिलेटेड, जो हम स्कूल्स में सीखते हैं, कॉलेजेस में सीखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें डिफाइन करती है हमारी कंसाइंस, ये भी डेवलप होती है इन्हीं सारी चीजों से। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके हायर सेल्फ को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड लोअर सेल्फ, अब आपको एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ का, तभी एक आप देख हायर सेल्फ में जिसका हायर सेल्फ ज्यादा डेवलप्ड है वो मोर और लेस सेल्फलेस एक्ट्स में ज्यादा रहेगा। अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा, महात्मा गांधी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके कि भाई उनका हायर सेल्फ था, तो उन्होंने ज्यादातर जो लोग हैं उनके हेल्प करने के लिए ही अपनी लाइफ को डिवोट किया।
तो यही रहेगा। अब देखिए, अगर अपन डिफाइन करना चाहें, वैसे तो बहुत डिफिकल्ट रहता है, बट सिंपली कि भाई अच्छा क्या होता है, गुड क्या होता है, जो मॉरली राइट है, यानी आपको जो चीज ठीक लगेगी वो गुड है, और सोसाइटल टर्म्स में भी मतलब एथिकली राइट, ठीक है। इविल क्या रहेगा, जो मॉरली रॉन्ग है। तो इविल लोग भी उन्हीं को माना जाता है जो आपके गलत काम करते हैं। कोई क्रिमिनल है तो उसको हम इविल मानते हैं, बट कोई अच्छा काम करता है तो उसको हम अच्छा मानते हैं। अब ये जो टर्म्स हैं, ये हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट है, वेरियस चीजें रहेंगी। देखिए, एब्सोल्यूट भी गुड और बैड हो सकता है, जैसे अपने पेरेंट्स की केयर करना, इट इज एब्सोल्यूट गुड, ठीक है। फिर रिलेटिव भी हो सकते हैं, मेरे लिए जो गुड है वो आपके लिए नहीं भी हो, आपके लिए जो खराब है वो मेरे लिए अच्छा भी हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एब्सोल्यूट ही रहेगा, रिलेटिव भी इसको समझा जा सकता है। और क्या हो सकता है, सिचुएशनल। सिचुएशनल कैसे कि एक सिचुएशन में आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, दूसरी सिचुएशन में वही चीज खराब भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्मी में सोल्जर है, अगर वो किसी अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को मार देते हैं तो वो एक अच्छी चीज मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए किया वो काम। बट ऑन द अदर हैंड, अगर वो सेम आर्मी का सोल्जर अगर अपने घर में किसी की हत्या कर देता है तो उसको मर्डर के लिए ट्रायल भी किया जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन भी डिफाइन करेगी कि सेम एक्ट आपका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। फिर हम सर्कमस्टांसेस की भी बात कर सकते हैं, मतलब अलग अलग सोसाइटीज में एक ही एक्ट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जैसे हम टेररिज्म की बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है, देयर इज नो गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग हियर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो उसामा बिन लादेन, तो उसकी जो सोसाइटी थी, जिस सोसाइटी में वो रहता था, तो उनके हिसाब से वो चीज ठीक थी। बट इन जनरल वर्ल्ड सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से उन्होंने जो किया वो एक टेररिस्ट एक्ट था, लोगों की जान ली, इनोसेंट पीपल्स की जान ली, ठीक है। तो ये भी समझा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। फिर आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें होती हैं, यानी जैसे रिच है पुअर है, अगर अमीर है और पुअर है ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर अमीरी नहीं होगी तो गरीबी भी नहीं होगी। अगर सबके पास समान वेल्थ है तो क्या हम रिच और पुअर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं। मैन और वुमेन, अगर जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा तो ये डिफरेंशिएशन भी नहीं हो सकता। ऐसे ही गुड और इविल, जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई भी होगी। तो ऐसा मानना कि भाई बुराई को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या अच्छाई को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश किया जा सकता है? वो भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल सेंस में। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। फिर अगर अपन इस चीज को समझे, देखिए एक्सपेक्टेशंस, जैसे बुद्धा ने कहा था कि डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस हमारा मूल कारण होते हैं प्रॉब्लम्स का, ठीक है, या फिर दुखों का। तो अगर आपके एक्सपेक्टेशंस लो हैं तो आपको आपका जो जनरल परसेप्शन है, आप अगर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे तो आपको जो ज्यादातर सोसाइटी में लोग हैं वो अच्छे ही लगेंगे। फैमिली में भी अगर आप लो एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई है तो आपको ज्यादातर लोग बैड ही मिलेंगे। आपने देखा भी होगा इन जनरल भी कि आपके आसपास में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कम कंप्लेंट करता है, तो एक उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये रहता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रहती हैं दूसरे लोगों से भी और इन जनरल सोसाइटी से भी। बट एक आदमी जो बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग रहता है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है कि मैंने ये किया तो आपको ये भी करना चाहिए, तो वो इस तरीके से ही चलता है। तो इन जनरल भी आपको चाहिए कि लाइफ में यू कीप योर एक्सपेक्टेशंस टू द मिनिमम, ठीक है। तो यही आपको सारी चीजें आपके आंसर्स में रखनी है और ध्यान भी रखना है। देखिए, अब यहाँ पे है कुछ लाइंस हैं, कोट्स हैं। अ पर्सन इज अ कैप्टिव ऑफ सिचुएशन, ठीक है। इविलनेस इज लाइक टेम्परेरी इलनेस एंड इट कैन बी क्योर्ड। तो जैसा हम बोलते हैं कि हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, ये महात्मा गांधी का कोट है। और ऑस्कर वाइल्ड का भी एक बहुत अच्छा कोट है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट और एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आज आपको संत दिख रहा है, ठीक है, उसका भी अपना एक पास्ट रहा होगा, उसने हो सकता है बहुत गलत काम भी किए हो। एग्जाम्पल, जैसे हिस्ट्री में हमारे अंगुलीमाल का जो आता है कि पहले वो चोर था बट बुद्धा से मिला और उसके बाद काफी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हुआ। और ऐसे ही नेगेटिव एग्जाम्पल भी आ सकते हैं कि भाई हर जो सिनर है उसका एक फ्यूचर भी, मतलब इसको पॉजिटिवली कि आज जिस आदमी ने गलत किया जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो सकता, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। सो ऑलवेज की पॉजिटिव एटीट्यूड की कैसे चीजों को लेके जाया जा सकता है। तो आपके जैसे एथिकल अंडरस्टैंडिंग या फिर आंसर्स में आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई आदमी अगर क्राइम कर रहा है तो उसको गलत नहीं, उसकी सिचुएशन को समझना है।
सर्कमस्टांसेस को समझना है और उस हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है, सॉल्यूशंस के फॉर्म में। आप सॉल्यूशन में कभी भी ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ऐसा पूछा जाए कि भाई कैपिटल पनिशमेंट, यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट मोर और लेस अगर आप एक अच्छे तरीके से सोचने वाले हैं, एक एजुकेटेड पर्सन है, तो आप कहेंगे कि कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट राइट फॉर अ सोसाइटी, क्योंकि हम उसमें जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो इस टाइप का है कि जो आदमी को हम कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं he is not fit into the society. Maybe there are some people जिनके लिए, या फिर heinous crimes exceptional cases में it is valid, but इन जनरल अगर अपन बात करें तो कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट राइट, क्योंकि वहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है वो हम खत्म कर देते हैं, तो वो हमें खत्म नहीं करना, तो ये अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड इज अबाउट जो एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोशल लाइफ में एथिक्स का यूज कर सकते हैं आपकी लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए, कि भाई ज्यादातर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप सोसाइटी से अलाइन करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जो सोसाइटी ने बोल दिया वही सही है। आपको उससे भी फाइट करना पड़ेगा, अपने मोरल्स के लिए भी फाइट करना पड़ेगा, बट वो मोरल्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, वो सोसाइटी की ग्रोथ में ही हेल्प करे, इस टाइप के मोरल्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि सोसाइटी की ग्रोथ में भी वो चीज हेल्प करे। हो सकता है सोसाइटी में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सती है, चाइल्ड मैरिजेस हैं, उस टाइम पे ये सही मानी जाती थी, बट देयर वर सम पीपल जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, तो उन्होंने इन सब चीजों के लिए फाइट किया, ठीक है, तभी वो चीजें चैलेंज भी करी गई और चेंज भी करी गई। तो ये सोसाइटी के लिए जरूरी भी होता है, हमेशा सोसाइटी की भी नहीं सुननी, और बट हाँ मोरलेस हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में अगर कोई चीज एक्सेप्टेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो एक टाइम पीरियड को जी के आई है, करके आई है, तो तभी वो एक्सेप्टेबल हुई है, ठीक है। तो अब देखो इसमें एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट रहती हैं और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, आपको किन चीजों से अपने आप को गाइड करना है। देखो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनलिज्म, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके हमेशा बैक में सबकॉन्शियस माइंड में रहनी चाहिए, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। आपको अपने संविधान को सबसे ऊपर रखना है, आप कोई भी आंसर कर रहे हैं वो आपके संविधान के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सेकंड चीज नेशनल इंटरेस्ट या फिर नेशनलिज्म, वो भी आपको अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अगर आप कोई भी इस टाइप का आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो भी गलत है, वो भी आपको मार्क्स फैच नहीं कराएगी और आपका आंसर डेफिनेटली गलत ही होगा, क्योंकि अगर आप जिस नेशन में रह रहे हैं उसी के इंटरेस्ट को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप वो सिविल सर्विसेज में तो एटलीस्ट नहीं एप्ट माना जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारा जैसे और क्या रहेंगे, यहाँ पे हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और जिनको अपने अंदर भी इनकलकेट करना है। देखिए सबसे पहला तो है लीगल, मतलब आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा हमेशा आपको लीगल चीजों को ही फॉलो करना है। लीगल मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, जो भी लेजिस्लेशन है उनके हिसाब से यू हैव टू ऑब्जर्व द रूल, और जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने सेट कर दिया अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इवन इफ योर इंटेंशंस आर गुड, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। आपको हमेशा रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, सबसे प्राइमरी प्रायोरिटी पे ये रहेगा। सेकंड, जस्ट एंड फेयर, मतलब अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं तो आप अपने प्रेजुडिस और बायसनेस हो सकता है सारे के साथ, जैसे कास्ट, रिलीजन, जेंडर बायसनेस। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे समझ, एक छोटा सा एग्जांपल कि भाई लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती, ये एक बायसनेस है, प्रेजुडिस है। आप इसके हिसाब से अगर कोई भी आंसर करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो वो एक गलत डिसीजन होगा। ऐसे ही कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, या फिर जो भी आपके बायसनेस है वो आपको सारे अवॉइड करने पड़ेंगे। आपको हमेशा जस्ट और फेयर मतलब इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा हर आदमी को, हर सिचुएशन को समझते हुए, ठीक है। थर्ड चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा। देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, दे गो पैरेलली, मतलब आपने जो भी एक्शन लिया आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। अब देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि लाइफ में आप हमेशा सही ही डिसीजन लें, यहाँ पे बहुत सारे टाइम ऐसे भी आएंगे जब आप गलत डिसीजन लेंगे, बट इंसान है, गलतियां तो होती हैं, बट यू हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे से ये गलती हुई है, या फिर मेरे इंटेंशंस बैड नहीं थे बट इट हैपेंड, तो वो एक एक्सेप्टेबल चीज होती है। तो आपको रेस्पॉन्सिबली अपने जो डिसीजंस है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी किन किन की, सबसे पहले तो आपके पर्सनल कंडक्ट की। अब हो सकता है आपने जो डिसीजन लिए आपने एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट लिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल डिसीजंस की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल लाइफ में अगर आपने मान लो ड्रिंक किया, ठीक है, और सोसाइटी में पब्लिक प्लेस में अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, ये एक गलत एग्जांपल सेट करता है। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े गए, तो जैसे एक चीज होती है कि अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, तो उसके समझते हुए गवर्नमेंट हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दे, तो ये आपको उसके लिए आपके पर्सनल कंडक्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा।
सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके सबऑर्डिनेट। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके सबऑर्डिनेट जो भी एक्शन ले रहे हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही बनती है, क्योंकि आप हायरार्की में उनसे ऊपर हैं और आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो भी डिसीजन नीचे भी लिए जा रहे हैं या एक्ट हो रहे हैं आपको सही ही हो, ठीक है। तो उनकी भी, प्लस एक्शन ऑफ द पीपल हुम यू इन्फ्लुएंस, यानी कई बार हो सकता है कि भाई हम बहुत ही नेगेटिवली और पॉजिटिवली लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंफॉर्मेशन के ईरा में, आज के टाइम पे इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत फास्ट तरीके से हमारी फैलती है, तो इस टाइम पे ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो आपने कोई चीज, कोई एक्शन लिया, उस एक्शन का इन्फ्लुएंस 1 लाख लोगों पे, 2 लाख लोगों पे, 10 लाख लोगों पे एक साथ हो रहा है, तो वहां पे बहुत ही सोच समझ के आपको वो चीज करनी पड़ेगी। तो ये आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा जिन लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। देन फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी। आपकी जो अकाउंटेबिलिटी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी मतलब मैं इनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जिम्मेवारी है और मैं किसके लिए जिम्मेवार हूं, मतलब अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबल आप सबके लिए रहते हैं। अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट है तो जैसे नाम में ही आता है सर्वेंट, तो यू आर जस्ट अ सर्वेंट, किसका, पब्लिक का। तो आप सबसे पहले तो पब्लिक के ही अकाउंटेबल हैं, देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लीगल उसके, ठीक है, गवर्नमेंट के, सोसाइटी, पीपल्स के, मिनिस्टर के भी अकाउंटेबल रहते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर ही रहते हैं। आपके जो सुपीरियर हैं उनके आप अकाउंटेबल रहेंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे भी बुलाया जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, ठीक है, तो आप उनके भी अकाउंटेबल है। मीडिया, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, तो मीडिया की अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है, क्योंकि अदरवाइज मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता है एक जगह, तो हो सकता है कि सेपरेशन ऑफ पावर और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो उतना देखने को ना मिले। तो मीडिया अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और तभी कि मीडिया आपसे क्वेश्चन करता है कि आपने ये एक्शन क्यों लिया, और फिर गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है, हो सकता है आपके अगेंस्ट भी, ठीक है। अदर देन दैट, जैसे ऑडिटर्स जो हमारे होते हैं, कैग, सीवीसी, सीबीआई, तो आप इनके भी अकाउंटेबल हैं। तो आप इन सब पॉइंट्स को अपने आंसर्स में ला सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी मेरी इन सब के होते हुए, या फिर आपसे पूछा जाए अकाउंटेबिलिटी है किसके लिए है, तो ये आपके की पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए कमिटमेंट। आपकी जो कमिटमेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यू हैव टू बी 100% कमिटेड टू योर जॉब। आप क्या कोई बिजनेस कर सकते हैं? कोई भी बिजनेस अलाउड नहीं होता है, प्राइवेटली आप नहीं कर सकते गवर्नमेंट सर्विसेज में रहते हुए। हाँ, सोशल वर्क आप कर सकते हैं, अनलेस मतलब उसमें भी आपको गवर्नमेंट की जो है परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आपको अलाउ किया जाता है सोशल वर्क के लिए। तो आप प्राइवेट बिजनेस तो नहीं कर सकते। अगेन यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिव टू द पब्लिक। रेस्पॉन्सिव मतलब अगर आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है, ठीक है, तो 24/7 यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिव। ऐसा नहीं है कि आप वेकेशन पे गए हुए हैं, आपको बुला लिया गया और आप आए नहीं, तो वो एक गलत चीज है। तो आपको हमेशा 24/7 लोगों की भलाई के लिए, उनके काम के लिए ही पब्लिक सर्वेंट बनाया जाता है। तो यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिव। सेवंथ, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब है यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन द डिसीजन। ट्रांसपेरेंसी, देखो पहले क्या होता था कि डिसीजन जो है वो सीक्रेट तरीके से लिए जाते थे। ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन एज में, इंटरनेट एज में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी तो वैसे ही आ चुकी है, बट अगेन आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप जितने ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी इसी में एक एग्जांपल, जैसे अगर मान लो गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन लेके आई, कोई पब्लिक सर्वेंट कोई लेजिस्लेशन आया, तो क्या आपने सब लोगों से ओपननेस रखी? जितनी ओपननेस रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उतनी ही ज्यादा ट्रस्ट और एक्सेप्टेबिलिटी रहेगा उस डिसीजन को लेके। तो आपको ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट्थ इज इंटीग्रिटी। देखिए इंटीग्रिटी इज अबाउट स्टैंडिंग टू योर प्रिंसिपल्स, तो ये भी आपको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। इंटीग्रिटी इज सिंपली ऑनेस्टी, ठीक है। आप करप्शन नहीं करेंगे, या फिर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं करेंगे। देखो करप्शन में एक सिंपल सी आपको मैं निमोनिक ट्रिक बताता हूं, मैड। मैड का मतलब क्या है? मैड इज अबाउट करप्शन इक्वल्स टू, अगर हम इसको समझना चाहें तो करप्शन को हम कह सकते हैं मैड। मैड क्या है? एम फॉर मोनोपोली। अगर हम मोनोपोली को बढ़ाते हैं, यानी एक ही हाथ में बहुत ज्यादा पावर अगर आप दे देते हैं, तो करप्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अभी हम इसको कम कर रहे हैं, ज्यादातर सर्विसेज को ऑनलाइन बना के, जैसे ई पासपोर्ट वाला जो अपना सिस्टम चल रहा है, तो उससे मोनोपोली काफी कम हुई, ठीक है। या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट्स जो देते हैं, ऑक्शन जो कराते हैं, तो सारे ओपन हो रहे हैं। ए इज अकाउंटेबिलिटी, यानी माइनस अकाउंटेबिलिटी। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी कम कर दी, जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया, तो भी करप्शन ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। बट अगर आप पब्लिक सर्वेंट को अकाउंटेबल रखेंगे, तो वो उतना करप्शन में इंडल्ज नहीं होगा और उसको मतलब रोका भी जा सकता है आराम से। डी इज डिस्क्रिशन। अगेन अगर आपने डिस्क्रिशन ज्यादा दिया, ठीक है, एक तो होता है रूल ऑफ लॉ से आप चल ही रहे हैं,
रूल ऑफ लॉ से अगेन मतलब डिफरेंट जाके होता है डिस्क्रिशन। कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकती है जहां पे रूल ऑफ लॉ हमारा ग्रे एरिया होता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो जो वो ग्रे एरिया हुआ, उस ग्रे एरिया में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो कई बार सरकार आपको डिस्क्रिशन प्रोवाइड कराती है कि इन सिचुएशंस में आप डिस्क्रिशनरी डिसीजन ले सकते हैं। डिस्क्रिशन जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं करप्शन के, ठीक है। तो करप्ट भी नहीं होना है, 100% रिस्पॉन्सिव भी आपको होना चाहिए। नाइन्थ इज मॉरल कंडक्ट, हर जगह पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव या फिर हमने ड्रिंकिंग इन द पब्लिक स्पेस ऑलरेडी ये एग्जांपल डिस्कस कर लिया है। तो आपका जो कंडक्ट है इट हैज टू बी मॉरल एवरीवेयर, ठीक है। एंड यू हैव टू फॉलो द कंडक्ट रूल्स, जैसे जो भी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है बिफोर ज्वाइनिंग द सर्विसेज, या फिर उसको आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं था। 10th जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद आपके सबसे हाईएस्ट लेवल पे होने चाहिए। आपको यू हैव नॉट टू स्कम टू एनीवन। स्कम इज लाइक आप किसी प्रेशर में आके घुटने टेक दिए। मान लो पॉलिटिशियन आपको कुछ कह रहे हैं, आपने उनकी बात मान ली और जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट चले गए, ठीक है। तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नो क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, क्योंकि आप गवर्नमेंट का ही हिस्सा हो चुके हैं। गवर्नमेंट कोई स्कीम लाई है, सोच समझ के लेके आई है, तो आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाँ, आपको चैनल्स दिए जाते हैं, ऑफिशियल चैनल्स, आप उनके थ्रू अपनी बात को रख सकते हैं। बट आप पब्लिकली आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो आपके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले भी देखे हुए हैं, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पब्लिक सर्विसेज में हैं तो यू हैव टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन ये वाला जो हमारा फोर्थ जो है कि भाई एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट, तो ये हमारा दो तरीके से रहता है। इन दोनों को ही हम ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं आराम से कि भाई देखो, एक तो डेमोक्रेटिक, ये आपको पता ही है। जैसे डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक में अंतर क्या रहेगा? डेमोक्रेटिक इज जो लार्जर पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में रहता है, डिसीजन पॉपुलर ओपिनियन को देख के लिया जाता है। कई बार ये चीज गलत साबित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे देखो, व्यू ऑफ द मेजोरिटी इज राइट, बट क्या हमेशा मेजोरिटी राइट रहती है? नहीं। अगर आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है कि भाई मेजोरिटी राइट है या फिर हमारा संविधान में जो लिखा है वो राइट है या फिर रूल ऑफ लॉ, तो आपको हमेशा रूल ऑफ लॉ ही फॉलो करना है, नॉट द मेजोरिटी। ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को ज्यादा फॉलो करता है कि भाई मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द मैक्सिमम पीपल। बट क्या ये हमेशा सही रहेगा? नो। बेनिफिट होगा मैक्सिमम पीपल का, पर एक सोसाइटी के हिसाब से वो गलत भी हो सकता है फॉर लार्जर। ये जर्नली जो है डेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड है, इट इज जर्नली बैक्ड बाय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट होके आते हैं और उनका काम भी वही होता है। देन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, इट इज ऑल अबाउट रूल ऑफ लॉ। आपको रूल ही फॉलो करना है। सिंपल टर्म्स में कोई पॉपुलर ओपिनियन यहाँ पे होता है कि नहीं, जो लिखा हुआ है कायदे में उसी को अपन फॉलो करते हैं। ये एंटागोनाइज करता है किसके साथ? जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसको एंटागोनाइज करता है, क्योंकि उनका इसके साथ थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ पाता। अब 3 केस स्टडीज अलग अलग एग्जांपल से हम समझते हैं कहां पे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड काम कर सकता है, कहां पे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड काम कर सकता है, कहां पे आप एक बैलेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, केस नंबर 1 है ब्यूरोक्रेट पोस्टेड इन अ टेंपल। तो वहां पे उससे कहा, टेंपल पे एक रूल था कि आपको शू जो है वो रिमूव करना है बिफोर एंटरिंग, ठीक है। वर्सेस अ पर्सन कमिंग विद नो शूज। अब अगर आप ज्यादा ही ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में आ जाते हैं, जैसे आप अगर वहां पे आप ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को फॉलो करते हैं, आप कहते हैं कि जैसे रूल लिखा हुआ है कि शू रिमूव करने हैं, बट एक आदमी ऐसा आ रहा है जिसने जूते ही नहीं पहन रखे, ठीक है। इसका जो पर्पस है, स्पिरिट भी आपको समझनी पड़ेगी, स्पिरिट ऑफ द लॉ और लेटर ऑफ द लॉ। लेटर ऑफ द लॉ इज नॉट, इट इज इंपॉर्टेंट बट स्पिरिट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटर क्या कह रहा है कि जूते उतारो, बट जिसने जूते नहीं पहन रखे वो जूते कैसे उतारेगा? अगर आप ज्यादा ही ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में आप कहेंगे कि आप जूते नहीं उतार रहे हैं तो हम आपको टेंपल एंट्री नहीं देंगे, बट उसका पर्पस क्या था कि आप बेयर फुट टेंपल में जाए, तो ये गलत चीज हो जाएगी। यानी रूल जो है इट इज फॉर द स्पिरिट, नॉट बाय द वर्ड्स ओनली। इसका मेन जो इंटरप्रिटेशन है, इट इज टू हेल्प पीपल, ठीक है। तो उसको हिंड्रेंस नहीं बनाना कि लोगों के ही अगेंस्ट आप उसको यूज कर रहे हैं, नो। तो ये जो केस स्टडी है, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि कैसे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड हमें हिंडर कर सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आपको कैसे बैलेंस बनाना है। सेकंड केस स्टडी है कि एक दलित, ये बहुत सारा जैसे बार बार न्यूज में आता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि एक दलित को कुक अपॉइंट किया गया एक स्कूल में, और उस गांव में या फिर उस स्कूल में जो मेजोरिटी लोग हैं वो आते थे अपर कास्ट से, ठीक है। उन्होंने इस चीज को प्रोटेस्ट किया, खाना खाना बंद कर दिया। तो उस सिचुएशन में एज ए
डीएम या फिर वहां पे अगर आप पोस्टेड हैं एज ए सिविल सर्वेंट, तो आप कैसे इस सिचुएशन को डील करेंगे? देखो वहां पे अगर हम डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के थ्रू जाएं तो आपको देखने में मिलेगा कि ज्यादातर लोग तो उस कुक की जो अपॉइंटमेंट है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट जा रहा है। बट आपको रीजंस को समझना पड़ेगा, क्या वो कास्ट रीजन की वजह से जा रहे हैं, या फिर सेकंड कि हो सकता है भाई हाइजीन, ठीक है, ड्रेस जो वो पहन रहे हैं इनकी वजह से जा रहे हैं, तो आपको उनको एड्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉपुलर ओपिनियन तो हो सकता है कि भाई कुक को हटाया जाए, बट कुक को हटाना सही है क्या? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। आर्टिकल 14 आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप नहीं हटा सकते। तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से आपको उसको रखना पड़ेगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑलवेज फॉलो रूल ऑफ लॉ। अगर पब्लिक ओपिनियन जो है रूल ऑफ लॉ के जैसा ही है, इफ इट इज इन द लाइन ऑफ द रूल ऑफ लॉ पब्लिक ओपिनियन, ओके, फेवर इट इज गुड। बट अगर पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट जा रहा है रूल ऑफ लॉ के, सो स्टिल फॉलो रूल ऑफ लॉ। आपको पब्लिक ओपिनियन फॉलो नहीं करना है, यानी आपकी प्रायोरिटी रहेगा हमेशा रूल ऑफ लॉ। पब्लिक ओपिनियन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर वो आपके रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे आप अप्रोच कैसे करेंगे? तो आप कमेंट करें कि कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करेंगे, नंबर 1 2 3 4, ये आपका डिस्कशन भी हो जाएगा। और जो जो लोग कमेंट करेंगे मुझे भी पता चलेगा कि कितने मेंस के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर अपन एंगेजमेंट भी रखेंगे, ठीक है। केस 3 यहाँ पे है, जैसे ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्डिंग, रोड और पंप। जैसे फंड आया आपके पास, ठीक है, एज ए सिविल सर्वेंट, बट वो फंड लिमिटेड है, उस फंड को आप यूज कर सकते हैं सिर्फ एक स्कीम में। अब आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आप रोड भी बनवा सकते हो, हेडपंप भी और टॉयलेट भी। यहाँ पे क्या है कि आप एक बैलेंस ले सकते हैं। आप इस कंडीशन में आपके पास फंड लिमिटेड है, बट 3 स्कीम्स हैं, 3 में से एक को ही यूज करना है, तो आप क्या करेंगे? आप पब्लिक ओपिनियन लेंगे। पब्लिक ओपिनियन लोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जनता जिस चीज को मान रही है, ठीक है, मान लो जनता कहती है कि भाई हेडपंप लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, 70% पीपल कह रहे हैं हेडपंप, तो आप उनके ही फॉलो करें, क्योंकि आपने रूल ऑफ लॉ को भी फॉलो किया कि भाई इतनी ही फंड था, उसको एक स्कीम में यूज करना था, प्लस किस चीज के लिए यूज करना है उसमें आप डेमोक्रेटिक एटीट्यूड से चल सकते हैं लोगों को मिला के। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। तो यू हैव टू फॉलो लॉ ऑफ द लैंड along with if possible accommodate public opinion। तो एक बैलेंस बनाना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम जो देखेंगे हमारे अगले जो चैप्टर्स हैं वो अपन देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, सो पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी डेफिनेटली एड्रेसिंग दोज कमेंट्स, और अगली क्लास में मैं उन कमेंट्स को ले लूंगा ताकि ये हेल्प करेगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।